देखिए, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गई है, वो एक अलग बात है। वो कैसे मिली है बहुमत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोग कह नहीं पा रहे हैं, मैं कह दे रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो सत्ता में वो वापसी हुई है, वो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की वजह से उनकी सत्ता में वापसी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना है पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी कि साफ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं। ये उसने माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद, उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। तो जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री है आज, वो इतने ईवीएम पे सवाल उठाती थी, आज ईवीएम पे चुप है। आज वो ईवीएम को कह रही है सही है, मतलब आज सही होगी जब आप चुनाव उससे जीत रहे हैं, उसके माध्यम से मैनेज करके सब जीत रहे हैं, और कल वो गड़बड़ थी। ईवीएम जब तक है, निष्पक्ष चुनाव इस देश में होगा नहीं। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, दूध का दूध, पानी का पानी रह जाएगा। अब आयोग निष्पक्ष कभी रहा था तो वो टीएन शेषन साहब के समय में रहा था, या टीएन शेषन साहब के बाद में 2-3 और चुनाव आयुक्त आए थे, उस समय निष्पक्ष रहा था। उसके बाद में चुनाव आयोग की सारी क्या मतलब उसकी कार्यप्रणाली है, वो हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। लगातार जो है ईवीएम को लेकर के सवाल करते रहे, जंतर मंतर हो या तमाम जगह लगातार ये कह रहे थे कि जो है ईवीएम से जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा। वही जो सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बाबा का बुलडोजर इस बार काम नहीं आएगा, लेकिन जो है जनता ने जो योगी आदित्यनाथ पर विश्वास दिखाई है। तो भानु प्रताप जी से बातचीत करते, भानु जी, जिस तरह से लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे थे सर, किसान आंदोलन में रहे, लेकिन सर कुछ भी काम नहीं आया, आखिरकार सर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गई। सर नहीं, देखिए, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गई है, वो एक अलग बात है। वो कैसे मिली है बहुमत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लोग कह नहीं पा रहे हैं, मैं कह दे रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो सत्ता में वो वापसी हुई है, वो उन्हें धन्यवाद देना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की वजह से उनकी सत्ता में वापसी हुई। चुनाव आयोग ने जिस तरह से पूरी शासन प्रशासन को, पूरी मशीनरी को मैनेज करके और ईवीएम को मैनेज करके उनको सत्ता में वो वापस लेकर आए, तो ये चुनाव आयोग का खेल है और कुछ नहीं है। वो अपने दम पर चुनाव उसमें आए हो सत्ता में, ऐसा नहीं है। जो दिखाया जा रहा है कि वो 5 किलो अनाज महीने में 2 बार जो दिया जा रहा है, वो गैस के सिलेंडर, और वो ये जो सारी चीजें कि जो किसानों को भेजे गए रुपए जो है 4 महीने में 2000 रुपए जो भेजे गए, ये सारी चीजें केवल जो वो सारी गड़बड़ी हुई है उसको छुपाने के लिए, उसको कवर करने के लिए दिखाया जा रहा है। आप में से हर आदमी, मीडिया का हर आदमी, यहां तक कि जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर नहीं थी, अंधड़ था, बवंडर था। हर कोई इस बात को जानता है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी भी चुनावी सभाएं कही, उन चुनावी सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आए, और विशेषकर उसमें नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान था, और वो किराए के नहीं थे, वो स्वेच्छा से आए हुए लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे। हमने बाकायदे जमीन पर घूम घूम कर देखा है। अभी लगातार तमाम सभाओं में थे, आपकी पार्टी ने भी सपोर्ट किया, लेकिन सर आखिरकार परिणाम तो कुछ देखा, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे, वही हुआ ना सर। नहीं, वो देखिए, वो कुछ भी कहे, मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से वो आए हैं, किसकी वजह से उनकी सरकार बनी है, मैंने आपको बता दिया। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो मैंने कहा वही सारी चीजें लगातार हो रही हैं। लोग अब मुझे वही चीजें बता रहे हैं। अभी मेरे पास में वहां से कन्नौज से फोन आया कि सर आपने ईवीएम के विषय में जो जानकारी दी कि ईवीएम मशीन के पीछे जो हरे रंग का जो स्टिकर है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जब वो देखी गई तो कहीं किसी मशीन पर नंबर नहीं था। और मैं वही बात लगातार मैं बता रहा था कि हमको किन सावधानियों को बरतना है, जिससे अगर ईवीएम में चोरी होती है तो वो पकड़ी जा सके, उसे रोका जा सके। आप वरिष्ठ वकील है सर, चुनाव आयोग से निष्पक्ष लोग कहते हैं सर, चुनाव आयोग खुद अपने आप को निष्पक्ष कर रही है सर, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग निष्पक्ष कभी रहा था तो वो टीएन शेषन साहब के समय में रहा था, या टीएन शेषन साहब के बाद में 2-3 और चुनाव आयुक्त आए थे, उस समय निष्पक्ष रहा था। उसके बाद में चुनाव आयोग की सारी क्या मतलब उसकी कार्यप्रणाली है, वो हर कोई जानता है। चुनाव आयोग को इस बार चुनाव से पहले पीएमओ में बुलाया गया बाकायदा, और तीनों चुनाव आयुक्तों को बुलाया गया। वो गए वहां। चुनाव आयुक्त का पीएमओ से क्या लेना देना है?
चुनाव आयोग संवैधानिक एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। उसको अगर कोई भी काम करना है तो उसके पास पूरी पावर है। अगर सरकार से उसे ये भी चाहिए कि भाई उसके इलेक्शन कमीशन के लिए या इलेक्शन के लिए कोई किसी तरह की पैसे की भी वो हो तो उसको बाकायदा ले सकता है, सरकार को उसे देना पड़ेगा। लेकिन क्यों बुलाया गया? और दूसरा, इसके साथ में आप देखें कि चुनाव आयोग इसको जो है अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ी, एक तो उत्तर प्रदेश की पुलिस काफी थी, इसके अलावा पीएसी उत्तर प्रदेश में है, फिर सीआरपीएफ आपके पास में है, सीआईएसएफ आपके पास में है, आरएएफ आपके पास में है, एक नहीं है, कितनी ही आपके पास संस्थाएं। तो आपने गुजरात पुलिस को क्यों बुलाया? और गुजरात पुलिस के उसका कांस्टेबल का जो भी पुलिस वाला था, उसका एक वीडियो बाकायदा वायरल हुआ कि आएगा तो योगी ही, ये वायरल हुआ। उसके बाद में पहले मना किया गया, बाद में फिर उसको सस्पेंड किया गया, उसको वहां से हटाया गया। सो गुजरात पुलिस को आप काउंटिंग के लिए बुला रहे हैं, इलेक्शन के लिए बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं आप? आपके साथ में उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन कौन है? आप दिल्ली से बुलाइए ना, आपके पास इतनी सेंट्रल फोर्सेस हैं, आप उन्हें बुलाइए। आप इसके बाद हरियाणा लगा हुआ है, वहां से बुलाइए। आप बुलाइए ना मध्य प्रदेश से, आप राजस्थान से बुलाइए, ये जो है लगे हुए स्टेट, बिहार से बुलाइए, आप यहां से बुलाइए ना। आप यहां से नहीं बुला रहे हैं, आप गुजरात से बुला रहे हैं, जहां जिसके ऊपर पहले से ही सवालिया निशान है। तो क्या यह निष्पक्षता है? और अभी तक जिस पल तक आपसे बात कर रहा हूं, ईवीएम की मशीनें किस तरह से स्ट्रांग रूम से क्यों निकाली गई, किसके आदेश से निकाली गई, किन किन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया गया, उनसे पूछा गया, उनकी सामने जो लाई गई, जो आपको बनारस में दिख रही हैं। जिस तरह का एक बीजेपी के व्यक्ति का वीडियो जो वायरल हो रहा, 200 मशीनें बरेली में बदली गई, ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये निष्पक्षता की निशानी है? लगातार लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि आप लोग सर चुनाव से पहले आवाज उठाना था, आप तो उठा रहे थे लगातार, लेकिन सर आप जिसके साथ गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी, कोई आवाज नहीं उठा रहा था सर, आप भी उस समय आवाज नहीं उठाए। बिल्कुल मैंने आवाज उठाई है। आप देखें मेरी सारी वीडियो, मैंने आपको बताया, मैंने न केवल चुनाव से पहले वो सारा कैंपेन चलाया, ईवीएम को हटाने के लिए सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे थे, लोग साथ देते तो निश्चित रूप से हम इसको बंद करवाने के लिए पूरा प्रयास करते, लोगों ने साथ नहीं दिया, फिर भी उसके बावजूद भी हम गठबंधन में शामिल हुए। अगर मैं गठबंधन में शामिल हूं तो निश्चित रूप से मेरी आवाज उठाने का मतलब यह है कि वो गठबंधन की आवाज है, वो माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज है जो मैं उठा रहा हूं। और उसके विषय में मैंने पहले ही दिन, जिस दिन 10 तारीख को पहली फेज की पोलिंग होनी थी, उससे ठीक पहले ही जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने उसके बाद तुरंत रात को ही वीडियो बनाया, और जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल RJSP भारत का सच, उस पर मैंने वो वीडियो डाला है। आप देखिए 10 फरवरी का वो वीडियो डाला हुआ है, रात का है, क्योंकि 10 फरवरी चुनाव होना है। रात को मेरे पास इंफॉर्मेशन आई तो मैंने 11 साढ़े 11 बजे बना के वो डाला, और वो अपलोड हुआ है तो 12 तारीख में। लगातार आप तो आवाज उठा रहे थे, लेकिन सर जिस तरह से पंजाब का जो रिजल्ट आया है सर, अरविंद केजरीवाल भी पहले आवाज उठाते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन इस बार जो है अगर पूर्ण बहुमत आ गया तो लोग कह रहे मलाई मिल गई, तो आवाज बंद हो गया सर। नहीं देखिए, अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं समझता हूं इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए कि भाई जब कल आप ये चुनाव कल जब आप ये सवाल उठाते थे ईवीएम पर, आज क्यों बंद हो गया आपका। लेकिन इससे अलग हटके आपको 2 बातें मैं बताऊंगा जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी रही है जिसने 2014 के चुनाव से पहले ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए। आप देखेंगे कि उनके जो एक MP रहे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक रिट फाइल भी करी, वो भी वहां पे करी सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया 8 अक्टूबर 2013 को। क्या आदेश है? उस आदेश में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने माना है पैरा 27 में कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी कि साफ, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं, ये उसने माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी के बाद उन्होंने वो जो जजमेंट है, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कुछ कहने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानना है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, तो बाकी और किसी के कहने का कोई मतलब नहीं है। ये एस्टेब्लिश हो गया कि ईवीएम सही नहीं है। फिर भी उसके साथ साथ
ईवीएम के विषय में एक किताब लिखी गई 246 पेज की, जो बीजेपी के एक एमपी हैं जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने लिखी, और किताब का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क। यह किताब थी जिसमें पूरा का पूरा जो लिखा गया वो ईवीएम के विषय में लिखा गया, ईवीएम को हटाने के विषय में लिखा गया। अफसोस कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। तो जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री है आज, वो इतने ईवीएम पे सवाल उठाती थी, आज ईवीएम पे चुप है। आज वो ईवीएम को कह रही है सही है, मतलब आज सही होगी जब आप चुनाव उससे जीत रहे हैं, उसके माध्यम से मैनेज करके सब जीत रहे हैं, और कल वो गड़बड़ थी, क्यों नहीं वो हटाते। और दूसरी बात रही अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म हुआ है उसको समझने की जरूरत है। वो आरएसएस उसकी जन्म जाता है जो केजरीवाल जी की है। आरएसएस का जो आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ में दिल्ली में, अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, अन्ना हजारे जी आरएसएस के आदमी हैं, अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया उसके 3-4 चेहरों को याद कीजिए। जनरल वीके सिंह मंत्री हैं केंद्र में, इसके अलावा किरण बेदी गवर्नर रही, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं। और आप बड़ी खूबसूरती थे। सो जो पैसा, जो लोगों की सपोर्ट और जो मीडिया की सपोर्ट अरविंद केजरीवाल जी को मिली वहां से, उस आंदोलन से, वो आरएसएस की थी सारी। और उसके बाद अब बड़ी खूबसूरती से एक राज्य के साथ दूसरे राज्य में ईवीएम के माध्यम से उन्हें जिता के शिफ्ट कर दिया। क्या इतनी भयानक लहर थी, इतनी बड़ी लहर थी। लोगों से लगातार हम संपर्क में हैं। जिस समय चुनाव चल रहा था, लोगों ने जबरदस्त सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो पूरा आंदोलन था, तो ऐसी हो गई लहर की 117 में से 92 सीटों ने मिल गई। इतनी भयानक लहर जो किसी को दिखी नहीं, किसी को भी। मतलब ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। जो राजनीति करते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देने की और समझने की जरूरत है, और जनता को भी। और अब क्या होगा, अब कांग्रेस खत्म, इधर बीएसपी खत्म, और अब जो दिखाया जाएगा कि नेशनल लेवल पे अगर कोई व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा, जो बीजेपी के विरोध में, ठीक है भैया आम आदमी पार्टी को दे दो, तो सब कुछ उन्हीं का ही है, सब कुछ आरएसएस का। एक हाथ में बीजेपी, दूसरे में जो है वो है केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो सब कुछ ऐसे लोगों को बिल्कुल जाल में फांस के ये सारी राजनीति हो रही है। लोग समझने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद सर, प्रथम लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं सर, देश पहले सर। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के हित में सोचें। क्या आप राष्ट्र के हित में नहीं सोच रहे हैं? क्या ये है राष्ट्र के हित में नहीं सोच रहे हैं? जनता क्या राष्ट्र के हित में नहीं सोच रही है? वो किसान जो फसल पैदा कर रहा है, हर देश के हर व्यक्ति के लिए अनाज पैदा कर रहा, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? वो मजदूर जो मजदूरी कर रहा, अपना पेट काट के भी मजदूरी कर रहा है, जिसकी मजदूरी पूरी उसे मिल नहीं रही, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? या केवल चंद लोग ही राष्ट्रवाद का ढोल पीटेंगे तब राष्ट्रवादी होंगे? राष्ट्रवादी इस देश में जो भी लोग हैं वो सारे के सारे राष्ट्रवादी हैं। वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी गांव के, किसी शहर के, किसी मोहल्ले के, किसी प्रदेश के, कोई भी लोग हों, वो सारे के सारे राष्ट्रवादी हैं। किसी के पास इसका कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रवाद का जो है वो बांटता फिरेगा। सर लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपके साथ तो और भी पार्टियां आ नहीं रही सर, जुड़ नहीं रहे ना। देखिए हमारी कोशिश है, इस बार जो हम प्रोग्राम ये अब सब करेंगे, ईवीएम के विषय में हम आंदोलन चलाएंगे जबरदस्त तरीके से। तो पहले अब सारी पार्टियों को बाकायदा अपनी हमारी पार्टी की तरफ से लेटर भेज के हम उनको इनवाइट करेंगे, सब लोगों को साथ लेने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करता हूं लोग साथ देंगे ईवीएम के मुद्दे पर। अगर देते हैं बहुत बढ़िया, नहीं देते हैं तो हम आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में जा जाके लोगों को समझाएंगे और ईवीएम को हटाने के लिए पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन भी उसमें हिस्सा होगा, और बहुत सी चीज होंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर ज्ञापन भी दिया जाना उसका हिस्सा होगा, और भी बहुत सी सारी चीजें सबके साथ बैठ के डिसाइड करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्योंकि हमें मालूम है ईवीएम जब तक है निष्पक्ष चुनाव इस देश में होगा नहीं। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, दूध का दूध, पानी का पानी रह जाएगा। और किसी भी पार्टी को डरना क्यों चाहिए? अगर किसी पार्टी के साथ में इतना बहुमत है, किसी पार्टी को लोग इतना चाह रहे हैं, उसे कहीं भी जिता रहे हैं, तो उसे तो बिल्कुल कहना चाहिए खुल के, चल ठीक है भैया इससे करवा लो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। क्या दिक्कत है किसी को? बैलेट पेपर से चुनाव सस्ता होगा, अच्छा होगा, सबको पता होगी। जो व्यक्ति वोट डाला है, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, उससे पता होगा मैंने किसको डाला, और मेरी वोट की जिसको डाली है उसी को गिनी जा रही है। क्या दिक्कत है इसमें? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं दाल में काला। दोबारा सर आप चाह रहे चुनाव हो जाए क्या? नहीं, मैं तो देखिए मैं कह रहा हूं, अगर इस देश में ईमानदारी है तो भाई जो सारी चीजें हुई हैं लोगों के सामने, यही मान लीजिए कि मैं सवाल उठा रहा हूं, केवल मैं नहीं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, बस ये है कि मैं बोल दे रहा हूं, ये स्थिति है। तो जब लोगों के बात, जो लोग सवाल उठा रहे हैं,
उनके सवालों के जवाब देने के लिए आप वो काम कीजिए ना, वो प्रक्रिया अपनाइए ना, जिससे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाए। मैं कौन होता हूं या कोई भी कौन होता है सवाल उठाने वाला, पर प्रक्रिया गलत होगी, नीति गलत होगी, नीति का जो लागू करना है वो गलत होगा, सवाल तो उठेंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल लेंगे सर। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के लोग बौखला गए हैं, तो ठीकरा जो है ईवीएम पे आप लोग फोड़ रहे हैं सर लगातार। हमने बहुत पहले ही कह दिया था, ना हम बौखलाए हैं, ना माननीय अखिलेश यादव जी बौखलाए हैं, ना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बौखलाए हैं, ना ही गठबंधन का कोई साथी बौखलाया है, ना हम बौखलाए हैं। लेकिन सच रखना, सच बोलना, जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमें मालूम है कि जो परिणाम आए हैं या जो परिणाम लाए गए हैं वो परिणाम जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं। जमीनी सच्चाई कुछ और है और परिणाम जो सामने है वो कुछ और हैं। तो हम जानते हैं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली कर दी गई है, हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सर क्या चाह रहे हैं आप सर? आगे जो चुनाव है सर, अब गुजरात चुनाव होगा, मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, उसमें ईवीएम को लेकर आप आवाज उठाएंगे? हम तो अभी से आए, हम तो अब हमने शुरू कर दिया, हमने लोगों से बात शुरू कर दी, हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है कि ईवीएम के विषय में लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों से बताएंगे उनको और लोगों से चाहेंगे कि वो हमारा साथ दें। सिग्नेचर कैंपेन में भी और सड़क पे जो आंदोलन करेंगे उसमें भी हर चीज में लोग साथ दें। लोग साथ देंगे, निश्चित रूप से ईवीएम हटेगी। अगर लोग साथ नहीं देंगे फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया लोगों सर, से यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। लगातार इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगातार बने हुए थे, हर जगह जा रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन जिस तरह का परिणाम आया है चौंकाने वाला है। लोग लगातार कह रहे थे कि अखिलेश यादव की आंधी है, लेकिन जो है परिणाम बिल्कुल उलट हुआ है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव हुआ है, अगर बैलेट पेपर पर कल चुनाव हो जाए तो परिणाम कुछ अलग होगा। बाकी तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। गाजियाबाद से i24 के लिए मैं राशिद कमाल।